एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ TKR, दैट इज टोटल नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। तो अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया है अबाउट द TKR प्रोसीजर, तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लेना। तो आप ये देखना, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ TKR। और जो TKR वाला वीडियो है, डिटेल वीडियो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज़रूर इसको देख लेना। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द मैनेजमेंट, PT मैनेजमेंट ऑफ TKR। तो देखो, जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट रहता है ना TKR का, वो ये प्रोसीजर शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का मैनेजमेंट होता है फॉर TKR, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर। ठीक है, तो हम क्या है, हम बहुत ही हाई लेवल के लोग हैं। हम प्रोसीजर से पहले भी असेसमेंट और अपना मैनेजमेंट करते हैं, और सर्जरी होने के बाद भी अपना असेसमेंट और अपना मैनेजमेंट करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो प्री ऑपरेटिव वाला असेसमेंट और मैनेजमेंट है, ये करना भी ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे PTs ऐसे होते हैं जो इस पार्ट को कम्प्लीटली स्किप कर देते हैं और फिर सीधा इस पार्ट पे आते हैं। अगर आप पेशेंट का प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड मैनेजमेंट अच्छे से करते हो, तो आपको यहाँ पे यानी कि पोस्ट वाले पार्ट पे ऑपरेशन होने के बाद ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, और ये पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहता है और आपके लिए तो बेनिफिशियल रहता ही है। इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, जब भी आप TKR का पेशेंट देख रहे हैं, आपको पता है कि पेशेंट का प्रोसीजर होने वाला है, तो आप उसके प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एज वेल एज द मैनेजमेंट दोनों में ही बहुत ध्यान देना। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका पोस्ट ऑपरेटिव वाला पार्ट है वो अपने आप ही बेटर हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें स्किप नहीं करना है। सबसे पहले अब हम देखते हैं अबाउट द प्री ऑपरेटिव असेसमेंट एंड मैनेजमेंट की जो प्रोसीजर है, जो TKR का प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आती हैं आपके प्री ऑपरेटिव में। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं। अब देखो, यहाँ पे हम प्री ऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाओगे, आप पेशेंट को मैनेज करोगे, तो आपको उससे पहले पेशेंट का असेसमेंट करना इज अ मस्ट। उसी के बेसिस पे तो आप पेशेंट को मैनेज करोगे ना प्री ऑपरेटिवली। पेशेंट आपके पास आता है, उसने बोला कि हाँ मैम मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे मेरे हाथ में पेन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप थोड़ी ना जाते हो उसको अल्ट्रासाउंड, IFT, टेंथ एक्सरसाइज करवानी शुरू कर देते हो, नहीं ना। पहले आप क्या पूछते हो, सारी डिटेल्स लेते हो, हिस्ट्री लेते हो, पूरा असेसमेंट करते हो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो ना। तो यहाँ पे भी हमें वही चीज़ फॉलो करनी है। प्री ऑपरेटिव फेज में भी आपको पेशेंट का पूरा असेसमेंट करना होता है। तो बेसिक जो आपका असेसमेंट रहता है, उसमें आप शुरू से लेके आखिर तक सारी चीज़ें नोट डाउन करते हो, पेशेंट की हिस्ट्री, चीफ कंप्लेंट वगैरह सब। ओके, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं एक TKR वाले पेशेंट के अंदर। देखो, असेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मैंने जो यहाँ पे ये 7-8 पॉइंट्स लिख रखे हैं, आपने ये असेस कर लिए तो आपका TKR का पूरा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हो गया। नहीं, अगर आपसे कोई बोले कि आपको TKR का ये केस है और इसका आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करना है, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं और ये तो चेक करने हैं। बट जब भी आप अपना असेसमेंट करते हो, तो आप शुरू से डेमोग्राफिक, देन चीफ कंप्लेंट, देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, पास्ट इलनेस, पूरा आप पहले पेशेंट की वो हिस्ट्री लोगे, फिर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह, मतलब जो भी हिस्ट्री होती है, कंप्लीट असेसमेंट आप जहाँ से शुरू होता है वहाँ से शुरू करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ जस्ट वो जो पॉइंटर्स होते हैं जो आप टिक मार्क कर लो कि हाँ ये मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किए हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या एसेस करना होता है, पेशेंट का पेन, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई TKR के लिए ऑप्ट कर रहा है तो उसको नी में तो पेन होगा ही होगा। तो आप वास या फिर कोई भी न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जो होता है, उसका यूज़ करके आप पेन का असेसमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखना, असेसमेंट में जहाँ पे भी आप क्वान्टिफाई कर पाओ ना किसी भी चीज़ को, तो क्वान्टिफाई कर लेना। ठीक है, क्वान्टिफाई का मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी चीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यू में असेस कर पा रहे हो, तो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में ही असेस करना। फॉर एग्जाम्पल, पेन के लिए हम वास कोड ले सकते हैं। वास में क्या होता है, वास इज विजुअल एनालॉग स्केल, तो उसमें क्या होता है 0 से 10 तक का हम पेशेंट को दे देते हैं। 0 इज नो पेन, 10 इज एक्सट्रीम पेन। तो आपका पेन कहाँ आता है, मान लो ऑपरेशन से पहले पेशेंट क्या बोल रहा है कि जो मेरा पेन है वो आता है 8 के ऊपर। ठीक है, हो सकता है ऑपरेशन
ऑपरेशन के बाद उसका जो पेन है वो आ जाए 4 के ऊपर, तो आप भी पेशेंट को बता सकते हो ना कि देखो आपका 4 पॉइंट नीचे चला गया, क्योंकि आपने इसको क्वांटिफाई कर लिया। इसलिए असेसमेंट में जहाँ पे भी हो सके आप चीज़ों को क्वांटिफाई करना, बजाय ऐसे नहीं लिखते हैं हम कभी कि ही हैज़ वेरी सिवियर पेन, ये वो सब हिस्ट्री के पार्ट में आ जाता है। असेसमेंट कर रहे हो तो जहाँ हो सके क्वांटिफाई करो। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें पेन देखना है पेशेंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफॉर्मिटी। अब डिफॉर्मिटी देखो, जो ओए के केसेस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस होते हैं, उनके अंदर हमें मोस्ट कॉमनली कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बोइंग हो जाती है। अब इससे आप समझ लो क्या हो सकता है। ठीक है, तो डिफॉर्मिटी वगैरह चेक करने के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं कि पेशेंट को कितने लेवल की डिफॉर्मिटी है, कितनी सीवियर है, कितनी माइल्ड है और कौन सी डिफॉर्मिटी है। देन इज द ROM कि भैया पेशेंट का जो नी जॉइंट है वो उसकी पूरी रेंज आ रही है, कितनी नहीं आ रही, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इज इट हाइपर मोबाइल, हाइपोमोबाइल, वो सारी चीज़ें ROM में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज द पटेलर मोबिलिटी। तो पटेलर ग्लाइड हम करके देखते हैं ये देखने के लिए कि जो पटेला की मोबिलिटी है क्या वो सही है, पटेला में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो जो नी जॉइंट की मसल्स हैं हम उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो यहाँ पे जो नी जॉइंट की मसल्स रहती हैं उनकी हम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस टेस्टिंग करते हैं। अब इसको टेस्टिंग करने का मैं आपको एक रैशनल बताती हूँ। देखो, जब भी ऑपरेशन होगा तो ये हमें पता है कि जो आपकी मसल है वहाँ पे कट आएगा। जैसे ही मसल पे कट आएगा तो मसल की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी ऑब्वियसली। अब अगर मान लो मेरे पास कोई एक पेशेंट है, राइट, स्ट्रेंथ हम किस पे क्वांटिफाई करेंगे, अच्छा स्ट्रेंथ हम क्वांटिफाई करेंगे थ्रू MMT। ओके, MMT इज मैनुअल मसल टेस्टिंग। तो स्ट्रेंथ क्वांटिफाई करने के लिए वी विल यूज MMT। तो MMT के लिए भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉर सपोज पेशेंट का जो मैंने जब MMT किया नी एक्सटेंसर्स का फॉर सपोज, तो उसका जो ग्रेड है वो आया 3। ठीक है, अब पेशेंट का MMT पे क्या आया, ग्रेड फॉर नी एक्सटेंसर्स 3 आया प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के अंदर। अब जब पेशेंट जाएगा TKR में, यानी कि जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो माइट बी की जो पेशेंट है, माइट बी क्या पक्का ही जो पेशेंट का ये ग्रेड 3 आया था ना अभी, ये 1+ या फिर 2- तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो प्लस और माइनस के हिसाब से भी हमें MMT ग्रेड्स लिखने होते हैं। तो अगर मान लो TKR के बाद पेशेंट को इतना आ गया उसका MMT, उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है ना, तो अगर मैं पहले से ही TKR के पहले अगर उसकी स्ट्रेंथ 3 थी, मैं इसको एटलीस्ट 4 नहीं तो अगर मैं 5 भी कर दूं तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो उसके बाद जब वो TKR में जाएगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पे आ जाएगी, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो पहले ही मैंने 4 और 5 कर दी। तो जब वो TKR में जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 3 से 5 तक ले जाना ज़्यादा आसान है या फिर 1 से 5 तक ज़्यादा आसान है लेके जाना, ऑब्वियसली 3 से 5 तक लेके जाना ज़्यादा आसान है ना। इसीलिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट को, इसी रैशनल की वजह से। और यहाँ पे भी देखो हमने क्वांटिफाई कर लिया कि आप कौन से ग्रेड पे हो, है ना। उसके बाद हमारा आता है, हम चेक करेंगे कि जो नी जॉइंट है उसमें कोई एफ्यूजन या फिर मसल में कोई एट्रोफी तो नहीं है। ठीक है, ये हमें देखना है। जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट है कौन कौन से, दैट मीन्स द हिप, प्रॉक्सिमल इज द हिप जॉइंट एंड डिस्टल कौन सा है हमारा, एंकल जॉइंट। ठीक है, तो नी का प्रॉक्सिमल हिप एंड डिस्टल पे एंकल जॉइंट, उनको भी हमें चेक करना है कि उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्ट इज द गेट, यानी कि जो पेशेंट का वॉकिंग पैटर्न है वो हमें चेक करना है, राइट। तो ये सारा आता है आपका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। नाउ वी विल लुक इनटू द प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ TKR, यानी कि ऑपरेशन से पहले आप पेशेंट का क्या मैनेजमेंट करोगे। तो देखो, जो आपका मैनेजमेंट रहेगा ना वो डिपेंड करेगा आपके प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के ऊपर, क्योंकि देखो हर पेशेंट ना अलग होता है। हो सकता है किसी का पेन बहुत ज़्यादा लेवल पे आ रहा हो, किसी का कम लेवल पे आ रहा हो सकता है किसी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो, किसी की कम हो सकता है किसी को डिफॉर्मिटी बिल्कुल ना हो, पर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर डिफॉर्मिटी हो। तो ये हमारा जो मैनेजमेंट रहता है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, असेसमेंट के ऊपर। तो जब भी आप पेपर में इस तरीके के आंसर्स लिख के आ रहे हो तो मैनेजमेंट में सबसे ऊपर ये लाइन लिख दिया करो, डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट। बट फिर भी कुछ बेसिक प्रोसीजर्स या एक्सरसाइजेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो हम प्री ऑपरेटिवली यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट आप देख लेना,
बट कुछ चीज़ें हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट से। फर्स्ट इज द आइसोमेट्रिक क्वाड्स, ये एक्सरसाइज आप सबको ही पता है क्या होगी। देन इज द एक्टिव असिस्टेड आरओएम, ठीक है, अगर पेशेंट पूरी एक्टिवली कर पा रहा है आरओएम तो हम उसको एक्टिव आरओएम भी करने देते हैं, बट क्योंकि इनके पेन और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं तो इनको थोड़ा असिस्टेंस चाहिए ही होता है। नेक्स्ट इज द रिलैक्स्ड मूवमेंट, तो रिलैक्स मूवमेंट हम करवाते हैं पेशेंट के रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट इज द डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बच्चों काफ़ी तरीके की होती हैं, तो आपको पेशेंट को ये भी सिखानी होती हैं। नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो अगर पेशेंट की जो मसल है उसमें कम स्ट्रेंथ है तो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे डालना होता है पेशेंट को। सो दीज आर द बेसिक एक्सरसाइजेस और द बेसिक टेक्निक्स विच वी यूज in the pre-operative management of TKR, but also you can add or subtract from it depending upon the assessment and the condition of your patient. बच्चों अब हम देखते हैं अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टीकेआर। तो सबसे पहले जब पेशेंट का टीकेआर का प्रोसीजर हो जाता है और जब आप उसको पहली बार जाते हो उसका नी देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगेन यू विल डू द असेसमेंट। तो जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में बताए थे वही चीज़ें आपको पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट में भी करनी होती हैं। ये याद रखना कि अगर आपने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट किया है तो पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पेशेंट बिल्कुल नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल टीकेआर से पहले हो सकता है पेशेंट जो है उसकी रेंज ऑफ मोशन अच्छी खासी हो, बट टीकेआर के बाद उसकी रेंज ऑफ मोशन आपको देखने को नहीं मिलती है ना। तो आपको जो असेसमेंट है पेशेंट का, जब उसका ऑपरेशन हो जाएगा टीकेआर वाला, तो आपको दोबारा करके देखना होता है कि पहले से क्या चीज़ें बेकार हुई हैं या फिर क्या प्रॉब्लम और आई है या फिर कुछ कम हुआ है, जो भी पेशेंट कंडीशन है वो आपको दोबारा असेस करनी होती है। तो वो सारे पॉइंट जो आपने पहले चेक किए हैं वही आप दोबारा चेक करोगे। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आफ्टर द टीकेआर प्रोसीजर, दैट इज पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट फॉर टीकेआर। अब हम देखते हैं डे वाइज और वीक वाइज प्रोग्रेशन हमारी एक्सरसाइजेस का आफ्टर द टीकेआर। तो सबसे पहले जब आप पेशेंट को पहली बार डे 1 पे देखने जा रहे हो आफ्टर द टीकेआर, तो आप क्या क्या करवाओगे इन डे 1। तो सबसे पहले तो आप चेस्ट पीटी पे ध्यान दोगे, ठीक है, आप चेस्ट पीटी करवाओगे पेशेंट का। देन उसके बाद आप विग्रस एटीएम्स, एटीएम्स इज एंकल टो मूवमेंट। अब पेशेंट को क्या बोलोगे, अपने पंजे चलाओ, पंजे को ऐसे पूरा आगे पीछे करो, ठीक है, तो हमें एटीएम्स करवाने हैं पेशेंट को। उसके बाद जेंटल क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। जेंटल आप पेशेंट को हम कैसे बोलेंगे, हम क्या नॉर्मल इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को कि आपके पैर के नीचे टावल रखा है, नी के नीचे आप इसको प्रेस करो जितनी ताकत से आप कर सकते हो, है ना। बट हमें जेंटल बोलना है तो पेशेंट को हम क्या बोलेंगे कि आप जितनी ताकत लगा सकते हो उससे थोड़ी कम या आधी ताकत आपको लगानी है उसको प्रेस करने में। सो दीज आर जेंटल क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जो आपको फर्स्ट डे पे करानी है। देन इज द स्टैटिक ग्लूट्स एंड मेंटेन द नी इन एक्सटेंशन। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी जो टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस हैं ये आप करानी है डे 1 पे। डे 2 और 3 में कुछ एक्सरसाइजेस ऐड ऑन हो जाएंगी, ये सारी एक्सरसाइजेस तो हैं ही, साथ में और आप क्या करवाओगे, पेशेंट को बेड ट्रांसफर कराओगे। नेक्स्ट पटेलर मोबिलाइजेशन दोगे। देन हील असिस्टेड एसएलआर, एसएलआर इज स्ट्रेट लेग रेज, तो हील असिस्टेड आपको एसएलआर कराना है। देन रैपिड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखो क्या था, जेंटल क्वाड्रिसेप्स आइसोमेट्रिक करवा रहे थे हम, बट यहाँ पे क्या है, रैपिड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करानी है विद द रूल ऑफ 10। अभी रूल ऑफ 10 क्या है कि हमें हर कॉन्ट्रैक्शन को 10 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है, एक बार में एक सेट में हमें 10 टाइम्स ये करना है, और पूरे दिन में हमें कितनी बार करनी है ये एक्सरसाइज, 10 टाइम्स, ठीक है। रूल ऑफ 10 क्या हुआ, मतलब कि हमें एक होल्ड में कितना होल्ड करना है, एक बार में कितना होल्ड करना है, 10 सेकेंड्स का। एक बार में मुझे 10 बार ही एक्सरसाइज करनी है और पूरे दिन में कितनी बार करनी है, 10 बार करनी है, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ 10 फॉर रैपिड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो कि हमें फॉलो करना है इन डे 2 एंड 3। उसके अलावा हम पेशेंट को एम्बुलेट भी कराएंगे, बट डिपेंडिंग कि पेशेंट का जो है वो सीमेंटेड है या अनसीमेंटेड है, राइट। अगर सीमेंटेड है तो WBTT विद वॉकर, और अगर अनसीमेंटेड है तो पार्शियल वेट बेयरिंग PWD, या फिर टच डाउन वेट बेयरिंग TDWB विद
वॉकर। सो अगर आपने वॉकर्स या क्रचेस वाला वीडियो समझना है कैसे ये वेट बेयरिंग या ये वॉक होती है, गेट पैटर्न होता है, तो इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वहाँ से आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वो पढ़ना हो, राइट। तो एम्बुलेट हम कराएंगे पेशेंट को डिपेंडिंग फाइल पढ़ोगे आप पेशेंट की किस तरीके का ऑपरेशन हुआ है, सीमेंटेड या अनसीमेंटेड, तो हम पेशेंट को एम्बुलेट भी करवाएंगे। तो ये था डे 1 और डे 2 और 3 में पोस्ट ऑपरेटिव आप पेशेंट को क्या क्या करवाओगे। अब हम बात करते हैं अबाउट द डे 4 टू डे 6 पोस्ट ऑपरेटिव TKR फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो जो हमने अभी शुरू के 1 से लेकर 3 दिन तक जो भी एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाई है ना, वो तो हम करवाएंगे ही, उसके अलावा कुछ कुछ एक्सरसाइजेस में हमें प्रोग्रेशन भी करना है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे पहले आ रही है हमारी, चेयर ट्रांसफर। तो इससे पहले हम पेशेंट को बेड ट्रांसफर करवा रहे थे, बट अब हम पेशेंट को चेयर ट्रांसफर भी कराएंगे। देन सेल्फ असिस्टेड नी फ्लेक्शन, पेशेंट खुद से भी सेल्फ असिस्टेंस के साथ नी फ्लेक्शन करे। हील ड्रैग इन सुपाइन पोजीशन, ठीक है। उसके अलावा हम पेशेंट को CPM भी करवाएंगे, ठीक है। CPM हमें प्रोग्रेस करना है डेली का 5 टू 10 डिग्रीज। अब बच्चों CPM जब हम कराएंगे पेशेंट को, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इस टाइम में, इस वीक में जो नी फ्लेक्शन की रेंज है आपकी, वो 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन बिटवीन डे 4 एंड 6। क्यों? नी फ्लेक्शन की रेंज हमें सिर्फ 40 डिग्रीज तक ही लेके जानी है, बट ऐसा क्यों? बिकॉज द ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन टेंशन ऑफ स्किन नियर द इंसिजन डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर 40 डिग्रीज नी फ्लेक्शन विद इन द फर्स्ट 3 डेज। यानी कि अगर आप शुरू के दिनों में CPM लगा रहे हो पेशेंट को और उसका जो नी का फ्लेक्शन रेंज है वो अगर आप 40 डिग्रीज या 40 डिग्रीज के बाहर तक अबव 40 डिग्रीज लेके चले जाते हो, तो जो इंसिजन साइट है जहाँ पे पेशेंट को इंसिजन्स लगे हैं, वहाँ पे जो ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन टेंशन रहता है स्किन का, वो डिक्रीज हो जाता है। और अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो दैट मीन्स आपका जो वूंड हीलिंग चल रहा है वहाँ पे, वो थोड़ा और लंबा खिंच जाएगा, देयर विल बी अ डिले इन वूंड हीलिंग। तो हम ये नहीं चाहते कि जो पेशेंट का वूंड है उसको बहुत डिले हो या बहुत टाइम लगे हील होने में। तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरू का जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें जब आप CPM इंट्रोड्यूस कर रहे हो पेशेंट को, तो आप 40 डिग्री से ज़्यादा जो नी फ्लेक्शन की रेंज है वो नहीं लेके जानी, और उसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं अबाउट द वीक 2 ऑफ TKR पोस्ट ऑपरेटिव। तो इसमें हम जो देखो वीक 1 में जो हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस करा रहे थे वो तो इसमें ऐड ऑन होंगी ही होंगी, प्लस जो प्रोग्रेशन आ रहा है एक्सरसाइजेस में वो भी आएगा, बट उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं वो पेशेंट की ऐड ऑन होती है। तो वीक 2 में वीक 1 का तो चलेगा ही चलेगा, प्लस ये नई चीज़ें भी स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी? 90 डिग्री नी फ्लेक्शन हमें करना है बाय सेकेंड वीक, ओके। 90 डिग्री तक नी फ्लेक्शन जाना चाहिए फर्स्ट वीक में, इट इज़ अप टू 40 डिग्रीज। देन इंटेंस SLR कराने हैं हमें पेशेंट को, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग होगी। और अगर एक बार पेशेंट इंडिपेंडेंटली सिंगल लेग रेस कर लेता है 3 टाइम्स, तो जो इमोबिलाइजर होता है ना, जो हम बांध देते हैं पेशेंट को आफ्टर TKR, उसको हटा के हम एम्बुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो वंस 3 इंडिपेंडेंट SLR अगेंस्ट द ग्रेविटी, याद रखना अगेंस्ट द ग्रेविटी होने चाहिए जो SLR होंगे हमारे, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जो एम्बुलेशन है इट कैन बी डन विदाउट एन इमोबिलाइजर। वेट ट्रांसफर हम सिखाएंगे पेशेंट को, एंड पार्शियल वेट बेयरिंग ऑन द ऑपरेटेड साइड भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कब होंगी? वीक 2 में। अब हम देखते हैं कि वीक 3 टू 6 में हम पेशेंट को कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो सबसे पहला, नी फ्लेक्शन की रेंज हमारी कहाँ तक चली जानी चाहिए? अप टू 110 टू 115 डिग्रीज। तो यानी कि 3rd और 6th वीक के बीच में आपके पेशेंट का जो नी फ्लेक्शन है वो 110 से 115 तक आ जाना चाहिए। सिंगल क्लच वॉकिंग स्टार्ट करा देंगे हम पेशेंट को, सूडो या फिर स्टेशनरी साइकिलिंग करवाएंगे, क्वाड्रिसेप्स डिप्स एंड सेटअप्स होंगे। हाइड्रोथेरेपी हम कब करेंगे? जब आपका जो वुंड है वो हील हो जाएगा। तो हाइड्रोथेरेपी के हमें पता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ईजियर होता है, बॉयंसी का इफेक्ट आ जाता है वहाँ पे, है ना। तो हाइड्रोथेरेपी के लिए भी मैंने अगेन बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, हाइड्रोथेरेपी वहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज द गेट ट्रेनिंग। तो गेट ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे विद अ केन विद द फ्री नी स्विंगिंग। देन हम प्रोग्रेस करेंगे फ्रॉम पार्शियल वेट बेयरिंग टू फुल वेट बेयरिंग। तो ये हो जाएगी हमारी गेट ट्रेनिंग कब तक? 3 से 6 वीक्स तक। नेक्स्ट आपका आता है द ड्यूरेशन बिटवीन द 6th एंड द 11th वीक। तो यानी कि 6ठे से 11वें हफ्ते के बीच में पहले करवाना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को अब हमने गेट शुरू करवा दिया है, पेशेंट इज एम्बुलेटिंग, तो हमें ये देखना है कि उसके गेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और अगर आ रही है
तो हमें उसे ठीक करना है, ठीक है। उसके अलावा हाई फंक्शनल एंड एम्बुलेटरी एक्टिविटीज़ यानी कि जो फंक्शनल ट्रेनिंग होती है वो हम पेशेंट को यहाँ पे कराएंगे किस वीक में, बिटवीन द 6th एंड द 11th वीक के बीच में ये काम रहेगा सारा। उसके बाद 12th वीक या 3 मंथ्स तक जो पेशेंट है वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाता है एंड ही विल रिटर्न टू हिज स्माइलिंग फेस। सो दिस इज ऑल द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ TKR। अब एक बार देख लेते हैं प्रिकॉशंस को कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है वाइल वी आर मैनेजिंग द TKR पेशेंट। कौन कौन सी? तो सबसे पहला कि अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को फिर भी आपने सारी एक्सरसाइज करवा ली, फिर भी पेशेंट कहता है कि भाई मुझे तो कांस्टेंट पेन रहता है अपनी नी में, तो उसका रीज़न क्या हो सकता है कि देयर इज लैक ऑफ पटेलर मोबिलिटी या फिर द क्वाड्रिसेप्स मसल इज वीक। तो ये दोनों बहुत ही कॉमन कॉजेज हैं और कई बार ना हम इन दोनों कॉजेज को निगलेक्ट भी कर देते हैं और यही दो मेन कॉज हैं किसके, कांस्टेंट पेन के इन द नी। तो हमें इन दोनों चीज़ों पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट इज द क्वाड्रिसेप्स लैग। तो अगर आप ढंग से नी जॉइंट की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाते हो तो यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स लैग जो है ये हो जाता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना आए। एंड द लास्ट इज अवॉइड अनड्यू कंप्रेशन एट द नी जॉइंट। तो नी जॉइंट पे हमें कोई भी कंप्रेशन एक्टिविटी नहीं करवानी है जिसकी वजह से जो नी जॉइंट है उसके ऊपर अनड्यू कंप्रेशन या स्ट्रेस आए। तो इन कुछ बातों को हमें फॉलो करना है। सो दिस इज द डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप वीक बाय वीक प्रोग्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेस इन द TKR। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।